Hello and good morning everyone. I welcome you all at Eduverse News Analysis. Today is 20 May 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. Before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse News Analysis. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आपके यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ फर्स्ट आर्टिकल इज आरबीआई टू पुल आउट 2000 नोट्स फ्रॉम एक्टिव सर्कुलेशन. अब आप सभी कल इस न्यूज को यहाँ पे कंटिन्यूसली सुन रहे होंगे कि आरबीआई ने क्या किया है, 2000 की जो नोट्स थी उसे पुल आउट कर लिया है थ्रू इट्स क्लीन नोट पॉलिसी. आरबीआई के यहाँ पे क्या है, एक न्यू पॉलिसी आई है क्लीन नोट पॉलिसी, जिसके अंदर यहाँ पे अब जो 2000 की नोट्स है उसे यहाँ पे डिसकंटिन्यू कर दिया गया है. आप अब जिसके पास भी यहाँ पे 2000 के नोट्स हैं तो उनको टाइम दिया गया है कि 25 मई से लेकर आप 30 सितंबर तक क्या कर सकते हैं, बैंक में जाकर ये जो 2000 के नोट्स है उसको यहाँ पे एक्सचेंज कर सकते हैं और वहाँ पे जमा कर सकते हैं. उसके बाद क्या होगा, जो 2000 नोट्स रहेंगे उनकी यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं रह जाएगी. ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा. तो यहाँ पे आरबीआई की कौन सी पॉलिसी, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन फ्राइडे डिसाइडेड टू विदड्रॉ 2000 डिनोमिनेशन बैंक नोट फ्रॉम सर्कुलेशन इन प्रूवेंस ऑफ इट्स क्लीन नोट पॉलिसी. अब देखिए, आप सभी को पता है 2000 की नोट्स आई कैसे थी, है ना, हमारे मार्केट में. जो 2000 नोट्स हैं 2016 में क्या हुआ था, आप सभी को पता है यहाँ पे डीमोनेटाइजेशन हुआ था, जिसके अंदर यहाँ पे जो पुरानी आपकी 500 की नोट्स थी उसको यहाँ पे क्या कर दिया था, चेंज कर दिया था और न्यू नोट्स आपकी यहाँ पर आई थी. उसी के चलते यहाँ पे जो हमारी 2000 की जो नोट्स थी वो भी यहाँ पर मार्केट में आती हैं. बट फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो 2000 की नोट्स थी अब इसे क्या कर दिया गया है, इसे फिर से जो ये एक्टिव सर्कुलेशन में है इसे पुल आउट कर लिया गया है आरबीआई के द्वारा. आरबीआई में कौन होता है, आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है ना, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी होती है, उन्होंने ये डिसीजन यहाँ पर लिया है. ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं. नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज सेंट्रल रिजर्व एससीज ऑर्डर गिव एलजी फाइनल सीज ऑन ब्यूरोक्रेट्स. आप सभी को पता है कुछ दिनों पहले हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर क्या चल रहा था, आपके जो दिल्ली का यहाँ पे इशू चल रहा था. दिल्ली का क्या इशू था कि जो एलजी थे, है ना, और उन्होंने ये कहा था कि एलजी क्या होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं, है ना. एलजी का जो रोल होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज का रोल होता है. उनको यहाँ पे मेनली अगर देखा जाए जो किस बेसिस पे यहाँ पे काम करते हैं, ऑन दी एड और एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ओके, बट यहाँ पर हम दिल्ली में क्या देख रहे थे कि जो एलजी थे और सीएम थे इनके बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा था. इवन यहाँ पे ये केस आया था कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं तो उनके ऊपर किसका से रहेगा, ये जो सीएम है उनका से रहेगा, उनका कहना होगा, या फिर जो एलजी है उनका से रहेगा. ठीक है, तो ये पूरा केस कहाँ जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है कि ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर यहाँ पर किसका सही रहेगा. तो इसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनके ऊपर जो आपकी गवर्नमेंट है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, चीफ मिनिस्टर हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उनका सही रहेगा कि मतलब ब्यूरोक्रेट्स को कब अपॉइंट करना है, कैसे अपॉइंट करना है, उनका यहाँ पर ट्रांसफर करना है तो कैसे ट्रांसफर करना है, ये सारी चीजें कौन देखेगा, जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के वो देखेंगे. ओके, ये पूरा केस हो गया था. अब एलजी का हमने यहाँ पर देखा था, आप सभी को पता है कि एलजी के यहाँ पे मेनली 3 जो आपकी पावर दी गई, जो 3 एरियाज हैं, कहाँ कहाँ, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड. तो इन 3 चीजों पर, ये जो 3 एरियाज हैं यहाँ पर जो है आपके जो एलजी हैं उनका यहाँ पर डिस्क्रिशनरी पावर रहता है. वो कुछ भी यहाँ पर मतलब कि डिस्क्रिशनरी पूरा पावर रहता है. बट अगर इससे रिलेटेड कोई अदर इश्यूज है तो वहां पर एलजी को ऑन द एड और एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यहाँ पर क्या करना होता है, काम करना होता है. ओके, ये पूरा हमने देखा था. उसके बाद अब यहाँ पर क्या हुआ, सेंटर ने क्या किया, जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया उसे रिजर्व कर दिया एक तरीके से, मतलब कि रिवर्स कैसे किया है, रिवर्स इन द सेंस ऑर्डिनेंस लाकर. अब सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे ऑर्डिनेंस लेकर आई है और उस ऑर्डिनेंस में ये कहा है कि देखिए ऑर्डिनेंस क्या कहता है कि एस्टैब्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी. यहाँ पर हम क्या करेंगे, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी को एस्टैब्लिश करेंगे, जिसको यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर है उसको हेड करेंगे. उसके साथ साथ 2 अदर मेंबर्स होंगे, कौन कौन से, चीफ सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी ऑफ द दिल्ली. ओके, अब आप सभी को यहाँ पर पता है जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं और होम सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली होते हैं उन्हें कौन अपॉइंट करता है, उन्हें यहाँ पर जो एलजी साहब होते हैं वो अपॉइंट करते हैं. ठीक है, तो एक तरीके से यहाँ पर ये जो बॉडी बनाई जा रही है, जो अथॉरिटी बनाई जा रही है, तो अल्टीमेटली यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें किसका से हो रहा है, यहाँ पर एलजी को ही पूरी पावर मिल चुकी है ब्यूरोक्रेट्स के मामले में. ओके, अब देखिए ऑर्डिनेंस के बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं. ऑर्डिनेंस क्या होता है, आप सभी को पहले ये इशू तो यहाँ पे क्लियर होगा.
कि अब यहाँ पर क्या होगा, एक बॉडी को स्टैब्लिश किया जा रहा है। उस ऑर्डिनेंस जो सेंटर है वो ऑर्डिनेंस लेकर आई है, और उस ऑर्डिनेंस में क्या है कि एक बॉडी को स्टैब्लिश किया जाएगा। उसका नाम क्या है, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी, जिसको यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हेड करेंगे, और चीफ सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली इसके 2 अदर मेंबर्स होंगे। और फिर यहाँ पर वोटिंग होगी, है ना। अब देखिए सीएम यहाँ पर एक ही है, और जो 2 अदर मेंबर्स हैं वो कौन उनको अपॉइंट करता है, उनको एलजी अपॉइंट करते हैं। और यहाँ पर जितने भी ब्यूरोक्रेट से रिलेटेड यहाँ पर जो आपके इश्यूज होंगे, मैटर्स होंगे, वहाँ पर वोटिंग की जाएगी, और वोटिंग के बेसिस पर भी क्या होगा, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके डिसीजन पर, मतलब उन में जो भी डिसीजन लेना है वहां पर सारी चीजें होंगी। अब हम ऑर्डिनेंस के बारे में देख लेते हैं। ऑर्डिनेंस कब लेकर आया जाता है कि जब यहाँ पर जैसे कि आपका लोकसभा है और राज्यसभा है, दोनों ही जो हाउस है यहाँ पर क्या है, सेशन में नहीं है, या फिर ईदर ऑफ द हाउस यहाँ पर क्या है, सेशन में नहीं है। और उस बीच में यहाँ पर कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट इशू आ जाता है जिसमें हमें यहाँ पर लॉ लेकर आना होता है, ठीक है। जैसे कि लोकसभा है, राज्यसभा है, ये भी सेशन में नहीं है, जस्ट एन एग्जांपल, ओके। और यहाँ पर हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ लेकर आना है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, ऑर्डिनेंस लेकर आते हैं। और ऑर्डिनेंस यहाँ पे कौन इशू करता है, आपके प्रेसिडेंट इशू करते हैं। तो आर्टिकल 123 ग्रांट्स द प्रेसिडेंट सर्टेन लॉ मेकिंग पावर इंक्लूडिंग द अथॉरिटी टू इशू ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग पार्लियामेंट रेसेशन, एंड हेंस इट इज नॉट पॉसिबल टू इनेक्ट लॉ इन द पार्लियामेंट। मतलब पार्लियामेंट अभी यहाँ पर सेशन में नहीं है, और इस टाइम पर हम क्या कर सकते हैं, कोई भी लॉ को लेकर नहीं आ सकते हैं। तो इन दैट केस यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब कि कोई ऐसा इशू आ गया जिसमें हमें लॉ चाहिए, तो इस केस में प्रेसिडेंट को यहाँ पर अंडर आर्टिकल 123 ये यहाँ पर ग्रांट किया गया है, एक लॉ मेकिंग पावर है प्रेसिडेंट के साथ, कि वो क्या कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस को लेकर आ सकते हैं। ये आपका सेंटर में है। और स्टेट में आप देखेंगे, स्टेट में आर्टिकल 213 ये गवर्नर के पास यहाँ पर पावर है कि वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऑर्डिनेंस को इशू कर सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में। ओके, इतना क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा दोनों यहाँ पर क्या सेशन में नहीं है, या फिर ईदर ऑफ द हाउस, या तो लोकसभा सेशन में नहीं है या फिर राज्यसभा सेशन में नहीं है, तो उस केस में भी क्या होता है, ऑर्डिनेंस को हम लेकर आते हैं। ओके, अब इसमें ये होता है कि देखिए अगर हम मैक्सिमम देखें कि कोई भी जो हाउस के बीच का गैप होता है, कि अभी जो विंटर, एक होता आपका विंटर सेशन हुआ, एक होता आपका मानसून सेशन हुआ, और जो 2 सेशन लोकसभा के होते हैं उनके बीच का मिनिमम गैप कितना होता है, 6 मंथ्स होता है, ठीक है। कितना गैप होता है, 6 मंथ्स यहाँ पर होता है। और इस बीच में अगर हमें कोई बिल लेकर आना है, तो हम ऑर्डिनेंस, मतलब कोई लॉ लेकर आना है, तो हमने यहाँ पे ऑर्डिनेंस इशू कर दिया। ओके, अगर ऐसा होता है कि हम यहाँ पे ऑर्डिनेंस लेकर आए, यहाँ पे ऑर्डिनेंस इशू हुआ, और यहाँ पे कुछ ही दिनों बाद, तुरंत ही बाद क्या हुआ कि जो हाउस से आपका यहाँ पे सेशन में आ जाता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, जो आपका ऑर्डिनेंस होता है वो यहाँ पे लैप्स हो जाता है, और उसी से रिलेटेड आपको क्या करना होता है, विद इन 6 वीक्स आपको यहाँ पे टाइम दिया जाता है कि विद इन 6 वीक्स अगर आपको यहाँ पर वो पर्टिकुलर इशू पर जो लॉ लेकर आप आ रहे थे थ्रू ऑर्डिनेंस, अगर वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको क्या करना होगा, सेशन में यहाँ पे जो हाउस में आपको उसके लिए यहाँ पे बिल लेकर आना होगा, और उसे जो यहाँ पे पूरी आपकी जो प्रोसेस होती है बिल को पास कराने की, तो वो पूरी प्रोसेस यहाँ पर करनी होगी, दोनों हाउसेस से यहाँ पे बिल को पास करवाना होगा। ओके, बट अगर यहाँ पे सेशन में नहीं आता है, तो इन दैट केस वो ऑर्डिनेंस यहाँ पे लॉ बन सकता है, ठीक है, आपका यहाँ पर एक्ट बन सकता है। बट अगर ऑर्डिनेंस पास होने, मतलब कि ऑर्डिनेंस आपका आया और उसी दौरान, उसी टाइम पीरियड में आपका जो कोई भी हाउस है वो सेशन में अगर आ जाता है, हाउस आपका सेशन में आ जाता है, तो इन दैट केस वहाँ पर जो ऑर्डिनेंस होता है वो लैप्स हो जाता है, और आपका जो क्या होता है, हम यहाँ पे देखते हैं उस पर्टिकुलर इशू से रिलेटेड आपका यहाँ पे आपको बिल जो है हाउस में पेश करना पड़ता है। ओके, तो आप यहाँ पर देखेंगे, ऑर्डिनेंस कैन बी रेट्रोस्पेक्टिव विच मीन्स दैट इट कैन बी इनेक्टेड प्रायर to its approval. The ordinance passed while parliament is in session is deemed full null and void. तो यहाँ पर अगर ऑर्डिनेंस पास हो गया है जब यहाँ पे पार्लियामेंट सेशन में था, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। मतलब कि सेशन में है पार्लियामेंट, ठीक है, और उस बीच में आपने क्या कर दिया, ऑर्डिनेंस को पास कर दिया, तो वो जो ऑर्डिनेंस है वो नल एंड वॉइड माना जाएगा। आपको यहाँ पे क्या होता है, अप्रूवल देने पड़ते हैं। देखिए, टू स्टे अ लॉ द ऑर्डिनेंस मस्ट बी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट विद इन 6 वीक्स ऑफ इट्स रीअसेंबली। तो यहाँ पे विद इन 6 वीक्स यहाँ पर क्या करना होता है, ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट में अप्रूव करवाना पड़ता है। ओके, तो आई होप ऑर्डिनेंस से रिलेटेड यहाँ पे सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। तो सेंटर में से कौन यहाँ पे इशू करता है, आपके प्रेसिडेंट, और स्टेट में आपके गवर्नर साहब इससे क्या करते हैं, ऑर्डिनेंस इशू करते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल इज हाउ गुजरात इज वर्किंग टू बिकम इंडियाज ग्रीन हाइड्रोजन हब। अब यहाँ पर आप सभी को पता है हम किस तरफ मूव कर रहे हैं,
जो हम क्लीन एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। और उसी क्लीन एनर्जी में हमारा क्या टारगेट है कि हमें 2070 तक कंट्री को हम क्या बनाएंगे, नेट जीरो एमिशन हमारा होगा। कैसा होगा, नेट जीरो एमिशन होगा। अब उसी चलते हम हाइड्रोजन की बात करते हैं कि इंडिया ने टारगेट लिया है कि हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन हब बनेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन का अगर यूज देखें तो हमारा बहुत ज़्यादा यूज होता है, एज अ फ्यूल हम इसे यूज करते हैं, आपके जो डेली डे टू डे व्हीकल्स होते हैं उनमें यूज होता है, ओके। आपके जो ट्रेन होते हैं, ट्रेन में भी अब कहा जा रहा है कि हम हाइड्रोजन का क्या कर सकते हैं, एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं। रॉकेट्स में इसका यूज किया जाता है, इवन जो इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ भी क्या होता है, हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। अब हाइड्रोजन यहाँ पर बनता कैसे है, हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो जैसे कि आपका वाटर होता है H2O, यहाँ पर क्या होता है, आपकी इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस होती है। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर कर आप वाटर को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे उसका ब्रेक डाउन कर रहे हैं। आप जब इसका ब्रेक डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा, और दूसरे साइड आपको ऑक्सीजन मिलेगा। मतलब बाय प्रोडक्ट में आपको क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है। तो मतलब ये एक तरीके से क्या है, आपके लिए क्लीन एनर्जी के लिए यहाँ पर सामने आता है। अब यहाँ पे ये जो न्यूज़ है इसके बारे में देख लेते हैं। न्यूज़ क्या कह रहा है, ये हाउ गुजरात इज वर्किंग टू बिकम इंडियाज ग्रीन हाइड्रोजन हब। अब यहाँ पे गुजरात वर्क कर रहा है कि वो क्या बनेगा, ग्रीन हाइड्रोजन, जो हमारा मिशन है इंडिया का ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, तो उसका हाइड्रोजन हब बनने जा रहा है कौन, गुजरात। तो गुजरात में यहाँ पे क्या है कि गुजरात एम्स टू प्रोड्यूस 8 लाख टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन पर अन्नम बाय 2035 तक यहाँ पर गुजरात ने ये एम किया है, उसका ये टारगेट है कि वो 8 लाख टन तक क्या करेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करेंगे, ओके। 1.99 लाख हेक्टेयर अलॉटेड फॉर ग्रीन हाइड्रोजन स्कीम इन द स्टेट में यहाँ पर 1.99 लाख हेक्टेयर को क्या किया है, जो लैंड है उसको यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन जो स्कीम है उसके लिए अलॉट यहाँ पर किया गया है। 10 लाख करोड़ वर्थ इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड इन द स्टेट ओवर द नेक्स्ट 15 ईयर्स। और यहाँ पर नेक्स्ट 15 ईयर्स के लिए 10 लाख करोड़ का क्या है, इन्वेस्टमेंट किया गया है, ठीक है। अब हमारा टारगेट है, कंट्री का ये टारगेट है कि क्या हमारा जीरो एमिशन कंट्री होनी चाहिए। अभी क्लीन एनर्जी है। अब एक्चुअली इसमें हो ये रहा है कि आप ये देखेंगे कि जो हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस की जो प्रोसेस कर रहे हैं इसमें भी आपको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। और ये इलेक्ट्रिसिटी आपको कहाँ से मिलती है, आप सभी को पता है। यहाँ पे जो कोल के थ्रू हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। बट यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो हम ये इलेक्ट्रिसिटी हम कहाँ से लेकर आए, जो हमारे आपके रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस हैं, फॉर एग्जाम्पल सोलार एनर्जी के थ्रू, है ना। सोलार इलेक्ट्रिसिटी जो हम जनरेट करें, सोलार एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करें और उस इलेक्ट्रिसिटी का यूज करें किसमें, ये जो हाइड्रोजन एनर्जी है, हाइड्रोजन फ्यूल है, उसको जनरेट करने के लिए। आप यहाँ पे हाइड्रो पावर प्लांट्स का यूज कर सकते हैं, उससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, विंड टाइडल्स, इन सब का यूज करके, मतलब कि जो आपकी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस है उनसे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है उससे हम क्या करें, यहाँ पर हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करें। तो वो हाइड्रोजन कैसा होगा, आपका ग्रीन हाइड्रोजन होगा, ओके। यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, आपके कई टाइप्स के हाइड्रोजन होते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे आपका एक ग्रे हाइड्रोजन होता है, ब्लू हाइड्रोजन होता है, ग्रीन हाइड्रोजन होता है, टर्कोइज हाइड्रोजन होता है, इवन पिंक हाइड्रोजन। आपको इवन इसके बहुत सारे और भी फैक्टर देखने को मिल जाएंगे। तो ग्रे हाइड्रोजन में एक्चुअली इसमें ये होता है, इसमें आपकी जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो होते हैं, और उनको जब हम ब्रेक डाउन करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा CO2 रिलीज करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा चीपेस्ट भी होते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कैसे होते हैं, पॉल्यूटिंग होते हैं, ठीक है। ब्लू हाइड्रोजन में यहाँ पर क्या होता है कि यूजेस नेचुरल गैस, यहाँ पर नेचुरल गैस का यूज़ किया जाता है। इसमें भी क्या होता है, आपका CO2 रिलीज होता है, एट द एंड आपको यहाँ पर क्या होता है, CO2 रिलीज होता है, ओके। ग्रीन हाइड्रोजन में हम क्या करते हैं, हम रिन्यूएबल एनर्जी को यहाँ पर यूज करते हैं टू स्प्लिट वाटर को स्प्लिट करने के लिए। वाटर को यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस होता है, किसके थ्रू, यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू। इससे आपको बाय प्रोडक्ट क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। इसलिए यहाँ पर क्या माना जाता है कि इसका ह्यूज पोटेंशियल है फॉर द डीकार्बोनाइजेशन। यहाँ पर हमारा क्या है, जो ग्रीन हाउस गैसेस से कार्बन है उसका एमिशन कम करना है, तो इसके लिए हमने क्या बनाया है, ग्रीन हाइड्रोजन, ओके। और इस साल का जो बजट है तो हमारा क्या, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी है, जिसका इंसेंटिव यहाँ पे कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एंड मेक इंडिया नेट एक्सपोर्टर ऑफ द फ्यूल। यहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं कि इंडिया को नेट एक्सपोर्टर बनाना चाहते हैं क्लीन एनर्जी का, ठीक है। तो ये हमारा पूरा यहाँ पर मिशन है। आई होप आपको यहाँ पर पूरा सारी चीजें क्लियर होंगी। तो हमारा ऑब्जेक्टिव एंड द एंड ये है कि हमें क्या करना है, डेवलपिंग ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ एटलीस्ट 5 मिलियन मैट्रिक टन पर अन्ना। मतलब कि हमें हर साल यहाँ पे 5 मिलियन मैट्रिक टन जो है हाइड्रोजन का प्रोडक्शन यहाँ पर करना है, ठीक है। और 2030 तक हमें यहाँ पर 125 गीगावाट इंडिया में क्या करना है, रिन्यूएबल एनर्जी की जो कैपेसिटी है उसको यहाँ पर ऐड करना है, ओके। तो आई होप आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर होंगी ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज
ट्रैकिंग एसडीजी प्रोग्रेस द भोपाल वे। अब यहाँ पे क्या है, किसकी बात कर रहे हैं कि जो एसडीजी आपका प्रोग्रेस है, जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसका प्रोग्रेस देख रहे हैं द वे भोपाल, मतलब कि भोपाल किस तरीके से यहाँ पर जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको यहाँ पर ट्रैक करने में प्रोग्रेस कर रहा है। पहले हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की। इसको 2015 में 193 जो नेशंस हैं उन्होंने इसको यहाँ पे, जो मेंबर स्टेट्स थे उन्होंने अडॉप्ट किया था कि हम 2030 तक यहाँ पे क्या दिए गए थे, आपको 17 गोल्स दिए गए थे। ठीक है, 17 यहाँ पे डेवलपमेंट गोल दिए गए थे कि हमें इसे क्या करना है, और 169 यहाँ पे टारगेट आपके प्लान ऑफ एक्शन थे, जिसमें हमने क्या इंक्लूड किया था कि पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी। हमारा एक्शन क्या होगा, लोगों के लिए, प्लैनेट को हमें यहाँ पे क्या करना है, प्लैनेट को भी एक सस्टेनेबल और प्रॉस्पेरिटी, ये सारी चीजें थी। ओके, तो आप सभी को पता है, पहले आप ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल देख सकते हैं, और इसके 169 क्या थे, एक्शन प्लान थे, जिसके थ्रू हमें क्या करना है, ये सस्टेनेबल जो हमारे गोल हैं, एसडीजीज हैं, उनको यहाँ पर अचीव करना है। तो सबसे पहले आप ये जो एसडीजीज हैं इनको यहाँ पर रट लीजिए, आप इसको अपना वॉलपेपर बनाइए, आप इसको यहाँ पर अपनी दीवार के सामने, जहाँ पर आपका स्टडी रूम है, टेबल के सामने इसे पेस्ट करिए। आपको इनको, ये जो सारे आपके डेवलपमेंट गोल्स हैं, इन्हें यहाँ पर क्या करना है, इसको रट लेना है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट क्या है, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, फोर्थ एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। तो ये आपके पूरे टोटल 17 यहाँ पर एसडीजीज हैं। इसका मतलब, इन टारगेट्स का मतलब ये है कि हमें यहाँ पर क्या करना है, हम ग्रोथ कर रहे हैं सारी, बट वर्ल्ड में हमें क्या लाना है कि हम प्रॉस्पेरिटी और सस्टेनेबल यहाँ पे चीजें करें। क्वालिटी एजुकेशन की बात हो रही है, यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी की बात हो रही है, तो इससे क्या होगा, वर्ल्ड में प्रॉस्पेरिटी आएगी। ठीक है, हमें इन्वायरमेंट को भी साथ में लेना है। क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, पीस, जस्टिस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। ठीक है, पार्टिसिपेशन, पार्टनरशिप्स फॉर द गोल्स। ओके, अब यहाँ पे भोपाल की क्या बात की जा रही है, भोपाल की एक्चुअली बात की जा रही है कि यहाँ पर भोपाल ने क्या कहा है कि हम क्या करेंगे, वॉलंटरी लेवल पर आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कहा है कि वॉलंटरी लेवल पर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। इवन जो वॉलंटरी नेशनल रिव्यू मैकेनिज्म भी लाया गया है, मैकेनिज्म यहाँ पर लाया गया है। इवन नीति आयोग ने भी ये प्रेजेंट किया है कि देखिए, इंडिया हैज मेड कमेंडेबल एफर्ट्स टुवर्ड द एडॉप्शन, लोकलाइजेशन एंड अचीवमेंट ऑफ द एसडीजीज। अब यहाँ पे इंडिया ने मेनली क्या किया है कि पहले तो हमने टारगेट्स को अडॉप्ट किया। ठीक है, कि हमें क्या करना है, ये जो 17 एसडीजीज हैं इनको अडॉप्ट किया कि हमें इनको अचीव करना है। फिर हमने उसे क्या किया, लोकलाइजेशन किया। लोकलाइजेशन अगर हम बात करते हैं, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, आप इंडिया के 2 स्टेट की ले लें या फिर एक सिंगल स्टेट की बात कर लें, उनकी जितनी पॉपुलेशन वहां पर होगी, इतनी पॉपुलेशन आपको या तो ऑस्ट्रेलिया की मिल जाएगी या न्यूजीलैंड की, किसी भी कंट्री की, मतलब किसी एक कंट्री की जो पॉपुलेशन है, इंडिया के किसी एक स्टेट, इवन आप 2 डिस्ट्रिक्ट्स को यहाँ पे मिला लेंगे, उतनी पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। तो नेशनल लेवल पर तो ठीक है, हम यहाँ पर बात करते हैं जीरो हंगर की, नो पॉवर्टी की, तो नेशनल लेवल पर डेटा को शो करना बहुत इजी होता है। बट लोकल लेवल पर अगर आप देखेंगे कि ग्राउंड रियलिटी जो है, ग्रास रूट पर क्या हम इन टारगेट्स को अचीव कर पा रहे हैं या नहीं, इसलिए यहाँ पे इंडिया में क्या किया गया है, जो एसडीजीज हैं उनको लोकलाइज किया गया है। क्या किया गया है, लोकलाइज किया गया है। इससे क्या होगा, हमने यहाँ पर जो पंचायत है, रूरल आपकी जो गवर्नमेंट है, म्युनिसिपल गवर्नमेंट है, अर्बन गवर्नमेंट है, उन्हें यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग मेजर्स प्रोवाइड किए गए ताकि वो क्या करें, अपने लेवल पर यहाँ पे पॉलिसी बनाए, और उनको टारगेट प्रोवाइड किया गया है कि आप ये जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करके बताइए। एक तरीके से अगर देखिए, हमने यहाँ पर लोकल लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर अगर हमने एसडीजीज जो ये हमारे टारगेट्स हैं उनको अचीव कर लिया, तो अल्टीमेटली ये किस पर, कहाँ आपका प्रभाव डालेगा, कहाँ इंपैक्ट डालेगा, आपकी नेशनल लेवल पर यहाँ पर प्रभाव डालेगा। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ है कि भोपाल का ये जो प्लान है, इसके बारे में क्यों बात की जा रही है कि उन्होंने यहाँ पर क्या है, वॉलेंट्री बात की जा रही है कि वॉलेंट्री लोकल पर उन्होंने रिव्यू की बात की कि आप क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे जो भी चीजें लेकर आ रहे हैं आप इसका पूरा रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, इसका रिजल्ट कैसा है, बिटवीन द भोपाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, यूएन हैबिटेट एंड कलेक्टिव ऑफ ओवर 23 लोकल स्टेक होल्डर्स, इट हैज मैप्ड 56 डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स। इन्होंने यहाँ पे क्या किए, जो 56 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है उसको यहाँ पे मैपिंग की उसको, और उसको जो हमारे एसडीजीज है उसको 3 पिलर्स में यहाँ पे डिवाइड किया है। पीपल में यहाँ पे क्या इंक्लूड किया है, हमारा जो एसडीजी का आपका फर्स्ट, 3 एंड 4th एंड 5th गोल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट गोल हमारा क्या है, नो पॉवर्टी, थर्ड गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन एंड जेंडर इक्वालिटी। तो यहाँ पे 3 पिलर्स बनाए हैं, प्लेनेट में यहाँ पे 6, 13 एंड 15, और प्रॉस्पेरिटी में 7, 8 एंड 11।
इस तरीके से यहाँ पे उन्होंने चीज़ें की हैं, 3 पिलर्स बनाए और उस पर यहाँ पे काम करना स्टार्ट किया। इवन अभी ये जो सारी चीज़ें हैं, जो प्रोजेक्ट्स, उसकी मैपिंग की गई है। अब यहाँ पे भोपाल ने क्या जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसमें यहाँ पे जो उसकी प्रैक्टिस है, और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, ओपन एक्सेस, स्पेस पर कैपिटा, तो इन सारी चीज़ों पर पूरे जो इंडिकेटर्स हैं यहाँ पे जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ पर हैं वहाँ पर फोकस किया गया है। इवन फ्यूचर के लिए भी कहा है कि फ्यूचर में भी, कमिंग ईयर्स में भी हमें यहाँ पे एक डिस्टेंस जो हमारे गोल्स हैं, एडिक्वेट शेल्टर, हाई लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन, सिटी प्लानिंग कैपेसिटी एंड इवन डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ ओपन स्पेसेस, तो इन पर हमें क्या करना है, अभी एनालाइज करना है इन पॉइंट्स पर और हमें इन पर वर्क करना है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर एक तरीके से ये क्या है कि भोपाल ने कहा कि आप इसमें लोकल लेवल पर, वॉलंटरी लेवल पर क्या कर सकते हैं, चीज़ों को रिव्यू कर सकते हैं। इवन आपका यहाँ पे नेशनल लेवल रिव्यू प्रोग्राम भी आया है, यूएन का आपका हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम भी आया है, जिसमें आप जो सारी चीजें उसको यहाँ पर चीजें कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे सारी चीजें यहाँ पे क्लियर होंगी। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज अमंग द एलिट्स इंडियाज प्रेसिडेंसी ऑफ द G20 गिव्स इट एडिशनल हेल्प एट द G7 समिट। अब यहाँ पे हो रहा है क्या, G7 की समिट होने वाली है, जिसके लिए हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं वो जापान के लिए जा चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको याद रखना है G7 की यहाँ पे कंट्रीज कौन कौन सी हैं, यूएस, यूके, कनाडा, यूएस, यूके, कनाडा, यहाँ पे फ्रांस आपका आ गया, जर्मनी, इटली और जापान एंड यू, ये आपकी क्या है, G7 यहाँ पर कंट्रीज हैं। ठीक है, आपको याद रखना है इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ द G7 कंट्रीज। इंडिया को यहाँ पे इंडिया एक तरीके से आप कह सकते हैं कि स्पेशल यहाँ पर इन्वाइटी है। बहुत सारी अदर कंट्रीज भी इसमें आ रही है, जैसे कि आप देखेंगे साउथ कोरिया, ब्राजील, वियतनाम, इंडोनेशिया, कॉमोरोस एंड कुक आइलैंड्स, तो यहाँ पे वेरियस यहाँ पे इन्वाइटीज। इवन जो आप देखेंगे यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो साहब हैं वो भी यहाँ इस मीटिंग में आने वाले हैं। अब इंडिया के लिए देखिए यहाँ पे क्या थोड़ा सा चैलेंज सामने एक तरीके से आ रहा है कि देखिए अभी क्या हो रहा है, G7 की कंट्रीज हैं और आप सभी को पता है ये जो G7 ये जो पूरा ग्रुप है किसके अगेंस्ट में, यहाँ पर रशिया के अगेंस्ट में है। इवन अब ये और ज्यादा बात करें कि हम रशिया के ऊपर क्या करेंगे, और ज्यादा सैंक्शंस लगाएंगे। ठीक है, ये पूरा जो ये एक तरीके से क्या है, एंटी रशिया है और प्रो यूक्रेन है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये प्रो यूक्रेन है और एंटी रशिया ये पूरी ग्रुपिंग है। अभी ये G7 की G7 की यहाँ पे समिट ऑर्गेनाइज हो रही है, उसके कुछ दिनों बाद ही आप देखेंगे, आपको यहाँ पर देखेगा G20 की भी समिट ऑर्गेनाइज होने वाली है। कहाँ, इंडिया में, जिसको कौन होस्ट कर रहा है, यहाँ पर इंडिया होस्ट कर रहा है। इसमें आपके क्या आ जाता है, आपके रशिया भी आ जाएगा और पूरा वेस्ट भी आता है, 19 कंट्रीज हैं प्लस EU। तो यहाँ पर इंडिया को क्या है, एक तरीके से एक बैलेंस बनाना है। इंडिया कहाँ पर फंस चुका है, एक एलिट्स के बीच में है। इंडिया कहाँ है, बहुत सारे एलिट्स के बीच में है कि एक तरीके से आपको देखिए जापान कितना ज्यादा यहाँ पे एग्रेसिवली आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि वो किसके अगेंस्ट में है, रशिया के अगेंस्ट में है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यही कहा जा रहा है कि जो इंडिया है वो क्या है, एलिट्स के बीच में है अभी। अब इंडिया को यहाँ पे, इंडिया के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अपने आप को कैसे इंडिया यहाँ पे बैलेंस वे में यहाँ पर अपने आप को स्टैब्लिश करता है, अपने आप को यहाँ पे प्रोजेक्ट करता है। ओके, तो इस आर्टिकल में भी इतना कुछ भी नहीं है, फर्दर हम देखेंगे क्या सारी चीजें निकल कर आती हैं। अब देखिए G7 यहाँ पे जो कंट्रीज हैं इनकी यहाँ पे जो समिट होने वाली है, इंडिया यहाँ पर गया हुआ है। इवन यहाँ पे जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट जी हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, एक तरीके से इंडिया का और जो यूके के जो प्रेसिडेंट है उनका आमना सामना होगा फर्स्ट टाइम आफ्टर द वॉर। जब से ये वॉर स्टार्ट हुआ है उसके बाद से पहली बार क्या होगा, उनके बीच फेस टू फेस ये लोग मिलेंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इवन G20 जो समिट है उस सितंबर में जो ऑर्गेनाइज होने वाली है, क्या वहां पर जो आपकी यूके के प्रेसिडेंट है उनको, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है उनको यहाँ पे इन्वाइट किया जाता है या नहीं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज सुप्रीम कोर्ट डिफर्स साइंटिफिक सर्वे ऑन शिवलिंग एट ज्ञानवापी मॉस्क। अब यहाँ पे ज्ञानवापी मॉस्क यूपी गवर्नमेंट ने यहाँ पे एग्री किया है, मतलब की पिटीशन फाइल की गई थी इलाहाबाद सुप्रीम कोर्ट में, सॉरी इलाहाबाद हाई कोर्ट में यहाँ पे पिटीशन फाइल की गई थी कि जो यहाँ पर क्या है, जो मॉस्क है यहाँ पे शिवलिंग है एक तरीके से, तो उसका साइंटिफिक सर्वे किया जाए, ये सारी चीजें की जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है कि इससे डिफर किया है कि वहां पर अभी कोई भी साइंटिफिक सर्वे, यहाँ पे कोई भी चीजें नहीं होंगी। अभी इसकी अभी फर्दर यहाँ पे सुनवाई ये 22 मई को होने वाला था, ये जो पूरा साइंटिफिक सर्वे था ये होने वाला था। अब इसकी यहाँ पे डेट बढ़ा दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अगली सुनवाई में, अगली हियरिंग में इसकी डेट यहाँ पे डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज सुप्रीम कोर्ट बैक टू इट्स फुल स्ट्रेंथ ऑफ 34th SCGI एडमिनिस्ट्रेड ओथ ऑफ 2 न्यू जजेस। अब यहाँ पर क्या है, हमने देखा था कि मई में यहाँ पर जो हमारे 2 जजेस थे वो क्या हो चुके थे, रिटायर हो चुके थे। ठीक है, और अभी यहाँ पर क्या हुआ, जो 2 नए जजेस हैं उनको यहाँ पर क्या किया गया, ओथ प्रोवाइड की गई है, ओथ दिलवाई गई। किसने, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनके द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे आप कि मेनली 2 पीपल का यहाँ पे नाम किया था, रिकमेंड किया गया था। ठीक है, हमने कुछ दिनों पहले इस आर्टिकल को यहाँ पे डिस्कस भी किया था। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ ऑन फ्राइडे एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा एंड के.वी. विश्वनाथन। अब यहाँ पे जो के.वी. विश्वनाथन है, ये क्या है, एक एडवोकेट है, आपको यहाँ पर याद रखना है, ये क्या है, एक एडवोकेट है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे प्रशांत कुमार मिश्रा, ये जस्टिस थे। ठीक है, यहाँ पे जज थे। इनका यहाँ पे क्या किया गया, इनका नाम रिकमेंड किया गया था कोलिजियम के द्वारा, और इन्हें यहाँ पर अब सुप्रीम कोर्ट के एज अ जज यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। अब जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो पूरी अपनी फुल स्ट्रेंथ पर है। एट प्रेजेंट यहाँ पे हमारे 34 जो है जजेस होते हैं, प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, अब यहाँ पर हम सबसे इंपॉर्टेंट क्या आ जाता है आपका के.वी. विश्वनाथ जी। ये क्या है, एक एडवोकेट है। ठीक है, और ये क्या है, एक सीनियर भी है। ठीक है, और आगे चलकर ये क्या बन सकते हैं, 58 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे 2030 में। जब ये 58 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए इनका नाम यहाँ पर जाएगा, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पर क्या है, इनका जो क्वालिफिकेशन से एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हैं, और ये सीनियर मोस्ट है अभी इस टाइम पर, इसलिए यहाँ पर ये क्या बन सकते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहाँ पर बन सकते हैं। ये कौन है, एडवोकेट, मतलब कि आप यहाँ पर देखेंगे कि एक्चुअली हो ये रहा कि 4th लॉयर ऐसे हैं जो यहाँ पर क्या बनने जा रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो देखिए, ऐसा नहीं होता कि जो सीजीआई हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो सिर्फ जो जज होते हैं वही बनते हैं, जो सीनियर एडवोकेट्स भी होते हैं, है ना। अब देखिए, ये क्या था, हाई कोर्ट के यहाँ पे एडवोकेट थे, इन्हें यहाँ पर क्या बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया। अब ये क्या थे, एडवोकेट से यहाँ पर अब क्या बन सकते हैं, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी यहाँ पर बन सकते हैं 2030 में। तो ये 58 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज इवन लिमिटेड आर्सेनिक एक्सपोजर कार कैन मार कॉग्निटिव एबिलिटी स्टडी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आर्सेनिक का यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सपोजर हो रहा है। आप देखते हैं आर्सेनिक क्या है, आपका यहाँ पे मेटल है, आपके अर्थ की क्रस्ट से यहाँ पे आर्सेनिक आपको मिलता है। ये आपके जो ग्राउंड वाटर होता है उसमें यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, और ये क्या करता है, डायरेक्टली आपका जो हेल्थ सिस्टम है उस पर यहाँ पे इम्पैक्ट डालता है। तो इट कॉज्ड अ रिडक्शन इन ग्रे मैटर इन द ब्रेन एंड अफेक्ट कंसंट्रेशन इन चिल्ड्रन एंड यंग अडल्ट, सीज रिसर्चर हु वर्क विद 1014 पार्टिसिपेंट फ्रॉम द 5 रीजन अक्रॉस इंडिया। अब यहाँ पे पूरी आर्सेनिक के बारे में पहले हम सारी चीजें देख लेते हैं। आर्सेनिक क्या है, एक ऑर्डरलेस एंड आपका टेस्ला मेटोलॉइड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अर्थ क्रस्ट। आपकी जो अर्थ की क्रस्ट होती है वहां पर ये आर्सेनिक आपको मिलता है। ठीक है, नेचुरली यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा ग्राउंड वाटर होता है, नंबर ऑफ कंट्रीज में यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर होता है उसमें यहाँ पे मिक्स हो जाता है। इवन यहाँ पर आपका जो बहुत सारी चीजें, जैसे कि आपका फूड आइटम आप देखेंगे, राइस हो गया, ठीक है, यहाँ पर आपका पोटैटोज हो गया, वीट हो गया, इनमें भी क्या होता है, आर्सेनिक कभी कभी यहाँ पर मिल जाता है। अब यहाँ पे इससे क्या होता है, आर्सेनिक पॉइजनिंग होती है। इससे जब हम इस वाटर को पीते हैं या फिर आर्सेनिक जिसमें यहाँ पर आपके फूड आइटम में होता है उससे कंटेमिनेट होता है, तो इससे हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें यहाँ पर डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है। मेडिकल वर्ड में आप देखेंगे आर्सेनिक पॉइजनिंग विच अकर ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ आर्सेनिक इन द बॉडी। आर्सेनिक पॉइजनिंग कब होती है, जब आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा अमाउंट में आर्सेनिक का क्या होता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है। इससे ये डायरेक्टली इंपैक्ट करता है किसमें, एसेंशियल एंजाइम्स विल अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ फ्रॉम मल्टी सिस्टम ऑर्गन फेलियर। यहाँ पर जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उसमें फेलियर्स होते हैं जिसके कारण हम अल्टीमेटली यहाँ पर हमारी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, अब एक्चुअली यहाँ पे एक फिर से रिसर्च हुई है और इस रिसर्च में ये बताया है कि जो हम आर्सेनिक के अगर एक्सपोजर में आते हैं तो ब्रेन में एक ग्रे मैटर होता है। ब्रेन में आपका क्या होता है, ग्रे मैटर होता है, जो यहाँ पे आप कहेंगे ब्रेन टिश्यू दैट इज वाइटल टू कॉग्निटिव फंक्शंस। हमारे जो कॉग्निटिव फंक्शंस होते हैं, जैसे कि याद करने की क्षमता, जैसे कि आप किसी चीज को रिमेंबर करना है, उसे यहाँ पर एनालाइज करना है, उसे कैसे हम अप्लाई करते हैं, तो ये आपकी होती है कॉग्निटिव फंक्शनिंग। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे आप चीजों को पढ़ रहे हैं, फिर आप उसे यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, एनालाइज करेंगे, तो ये आपकी कॉग्निटिव फंक्शनिंग हो गई। तो ये क्या होता है, आपका ब्रेन में एक टिश्यू होता है, उसको हम ग्रे मैटर भी कहते हैं। तो अगर हम आर्सेनिक के एक्सपोजर में आते हैं तो ये उसको क्या करता है, वीक करता है। ओके, इससे क्या होता है, weaker connection within the key region of the brain that enable concentration switching between task and temporary storage of information। इससे क्या होती है, आपकी एक तरीके से भूलने की बीमारी होने लगती है। इवन आप देखेंगे chronic exposure to arsenic could be creating a silent pandemic affecting large portion of the global population। इवन सिर्फ इंडिया में ही नहीं, आप वर्ल्ड में देखेंगे ये जो आर्सेनिक के जो एक्सपोजर में आ रहे हैं, ये एक तरीके से एक साइलेंट पेंडेमिक की तरह हमारे सामने आ रहा है और जो ग्लोबल पॉपुलेशन है उसको यहाँ पर अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो आर्सेनिक का जो एक्सपोजर है बहुत ज्यादा ये स्टडी में पाया गया कि बहुत ज्यादा हार्मफुल है, स्पेशली यहाँ पर जो पुअर पीपल्स हैं उनके लिए। अब देखिए इसके लिए यहाँ पे वेरियस प्रोग्राम्स भी लेकर स्टेप्स भी लिए गए थे ताकि हम क्या कर सके, जो आर्सेनिक है
है ना, जो इसका जो एक्सपोजर लोग इसके उसमें आ रहे हैं तो उसको कर सकें। तो देखिए अंडर द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट द इंडिकेटर ऑफ सेफली मैनेज ड्रिंकिंग वाटर सर्विस कॉल फॉर ट्रैकिंग द पॉपुलेशन एक्सेसिंग ड्रिंकिंग वाटर विच इज फ्री फॉर फेशियल कंटेमिनेशन एंड प्रायोरिटी केमिकल कंटेमिनेशन इंक्लूडिंग आर्सेनिक। तो यहाँ पर देखिए हमारा एसडीजी का टारगेट भी है, हमने यहाँ पे अभी डिस्कस किया था। देखिए जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ये किसी भी तरीके से कहीं ना कहीं से आपके लिंक हो जाते हैं, तो आप उनको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। अब इस टारगेट में हमारा क्या है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, ये हमारा एक गोल है जिसमें हमें क्या करना है कि जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर है, जो लोग पीपल यहाँ पे पॉपुलेशन यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर को एक्सेस कर रही है वो कैसा होना चाहिए, आपका फेशियल कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए, फ्री फ्रॉम फेशियल कंटेमिनेशन। आपको यहाँ पे जो केमिकल कंटेमिनेशन है यहाँ पर भी हमें प्रायोरिटी में रखना होगा कि वो किससे हो, फ्री हो इस सारी चीज़ों से। इवन जो आर्सेनिक को भी यहाँ पे क्या किया गया है, इंक्लूड किया है। आपको यहाँ पे देखिए जल जीवन मिशन इज इनविजन टू प्रोवाइड सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर थ्रू इंडिविजुअल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन बाय 2024 टू ऑल हाउस होल्ड इन रूरल एरिया। अब देखिए पे हमारा जल जीवन मिशन आ जाता है, ठीक है, और इवन इसमें अब इसे अर्बन एरिया में भी क्या कर दिया गया है, लॉन्च कर दिया गया है। अब ये हमारा जल जीवन मिशन क्या है कि हमें 2024 तक जितने भी गांव में जितने भी हाउस होल्ड्स है वहां पर जो नल के द्वारा आपका कनेक्शन होता है, टैप जो आपका कनेक्शन हो रहा है उन्हें वहां पर प्रोवाइड करना है। और वाटर कैसा होना चाहिए, सेफ और एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, मतलब कि कोई भी इस तरीके से जो आपका आर्सेनिक है, कोई भी केमिकल कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए, फेशियल यहाँ पे कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो इसको आपने यहाँ पे लिंक कर लिया किससे, जल जीवन मिशन से, कि हमें यहाँ पे क्या प्रोवाइड करना है कि सेफ यहाँ पे एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर हमारी जो जनता है उनको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे आर्सेनिक कंटेमिनेशन से रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पे क्लियर होंगी। अब देखिए ये क्या होता है, अर्थ की क्रस्ट में वहाँ पे प्रेजेंट है, आपका जो अर्थ है अर्थ में ही ये प्रेजेंट है। अब अंडरग्राउंड जो आपका वाटर होता है, ये सारी चीजें होती है, उसमें वो कहीं ना किसी तरीके से यहाँ पे मिक्स हो जाता है और इनडायरेक्टली हम चाहते ना चाहते हुए भी हम क्या कर लेते हैं, उसका कंजप्शन कर लेते हैं। तो ये हमारी हेल्थ पर क्या होता है, इम्पैक्ट डालता है। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे सारी चीजें क्लियर होंगी। तो आज इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।